एज अ व्यूअर आप पेंटिंग्स को कैसे भी देखते हो, ड्राइंग्स को कैसे भी देखते हो, फोटोज़ को कैसे भी देखते हो, वहाँ पे कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ता। ये कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं है, एक नॉर्मल सी बात है। और एज अ ह्यूमन हम सभी ये चीज़ें करते हैं, जो भी फोटोज़, जो भी पेंटिंग्स, जो भी म्यूज़िक या जो भी चीज़ हमें अच्छी लगती है उसको हम बहुत ज़्यादा गौर से सुनते हैं, बहुत ज़्यादा गौर से देखते हैं, और एक कॉमन सी बात है। लेकिन एक आर्टिस्ट में और एक नॉर्मल पर्सन में बस इसी लेवल पर डिफरेंस होता है जो इन दोनों को अलग करता है। दिस इज आदर्श, आई होप आप सभी अच्छे होंगे, और आप में से बहुत सारे लोग मुझे जानते होंगे पहले से, काफ़ी पहले से मुझसे जुड़े होंगे। उसके लिए मैं आपका काफ़ी ज़्यादा थैंकफुल हूँ कि आप इतना सपोर्ट दिए हो, और साथ में इसलिए भी कि आप मुझसे कनेक्टेड हो ताकि आप अपनी ड्राइंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सको। तो उसके लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, ताकि आप अपनी ड्राइंग स्किल्स अच्छे से इम्प्रूव कर सको, प्रैक्टिस अच्छे से कंटिन्यू करो। आज इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन मोटिव था कि जो पर्सपेक्टिव रहता है आर्टिस्ट का, यहाँ पे आर्ट की एक टर्म भी है जिसको हम पर्सपेक्टिव बोलते हैं, जो कि जब हम डेप्थ को दिखाते हैं वहाँ पे यूज़ करते हैं। लेकिन पर्सपेक्टिव का मतलब होता है दृष्टिकोण, मतलब आपका देखने का नज़रिया, जो कि एक नॉर्मल पर्सन को, देखो अगर हम एज अ ठोस लेवल पर बात करें, सॉलिड बात करें, तो बॉडी सबकी सेम है, माइंड सबका सेम है, लेकिन क्या चीज़ है जो एक आर्टिस्ट को और एक नॉर्मल पर्सन को डिवाइड करती है, वो है अगर जो कि अलग अलग फील्ड्स रहते हैं। अगर आप एक म्यूजिशियन को देखो जो कोई इंस्ट्रूमेंट बजाता है, तो वो भी एक आर्टिस्ट ही है। और यहाँ पे हम विजुअल आर्ट्स पर काम कर रहे हैं, जो चीज़ें मतलब दृश्य कला जिसको हम देख पाते हैं, तो हम भी आर्टिस्ट हैं। तो आर्टिस्ट कुछ किसी भी टाइप का हो, वहाँ पे जो मेन चीज़ रहती है वो उससे कला से जुड़ी रहती है। अगर एक म्यूजिशियन है तो उसकी जो कला है वो है सुनने से लेकर, वहाँ पे एक नॉर्मल पर्सन केवल म्यूजिक को सुनता है, किस लिए? ताकि वह उसका आनंद ले, कुछ क्षणों बाद वह उसको भूल जाता है, मतलब गाना उसको ध्यान में रहता है, लेकिन जो उसकी डीप नॉलेज है म्यूजिक की, वो उस पर उतना ध्यान नहीं देता, बस एज ए एंजॉयमेंट उस चीज़ को लेता है। जबकि अगर एक म्यूजिशियन है जो इस चीज़ पर काफ़ी डीपली समझना चाहता है, डीपली वर्क भी करता है, तो वो हर एक नोटेशन को, कहाँ पे कैसा उसमें बीट है, कैसी उसमें जो मेलोडी है, वो सारी चीज़ें वो काफ़ी अच्छे से सुनता है। और सेम चीज़ हमारी कुछ ड्राइंग में भी रहती है, क्योंकि यहाँ पे मेन इम्पोर्टेंट चीज़ रहती है आइज़। अगर आप एक नॉर्मल पर्सन को देखो तो वो डिटेलिंग्स को देखेगा, आपके कलर्स को देखेगा, हाँ ये अच्छा लग रहा है। अगर आपने कोई फिगर बनाया तो उसके हाथ अच्छे लग रहे हैं, उसके पैर अच्छे लग रहे हैं, उसकी आइस अच्छी लग रही हैं, इन सब बातों में आपका जो है सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन एक आर्टिस्ट है, जब वो एग्जीबिशंस में जाता है तो वो क्या देखता है कि किसी आर्टिस्ट ने अगर किसी तरीके से, मान लीजिए कोई बैकग्राउंड पेंट किया, उसने कुछ अलग एक्सपेरिमेंटेशन किया, तो आर्टिस्ट ये नहीं देखता कि बैकग्राउंड अच्छा लग रहा है या बुरा, क्योंकि उसको उसके पीछे की स्टोरी समझनी है। उसकी आइज इस चीज़ को देखती हैं कि कैसे उस पर वर्क किया गया, कैसे उसको बनाया गया, वह कैसे उसको बना सकता है खुद, और क्या रीज़न रहा कि उसको ही बनाया। तो यहाँ पे दोनों पर्सन देख रहे हैं, लेकिन फ़र्क क्या है, एक उसको बहुत डीप लेवल पर समझ रहा है, दूसरा उसको केवल एज अ एंजॉयमेंट देख रहा है। और आपको अब खुद कैटेगराइज करना है खुद को कि आप किस कैटेगरी में हो। आज हम कुछ बेसिक, जैसे कि हम फ्री हैंड ड्राइंग करते हैं, तो वहाँ पे कुछ हम बेसिक टेक्निक्स, मतलब किस तरीके से चीज़ों को देखना है, कैसे सब्जेक्ट को समझना है, उस चीज़ को समझेंगे, ताकि आप बेहतर तरीके से अपने सब्जेक्ट को समझ पाएँ और उसे एक आर्टिस्ट की तरह समझ पाएँ, ना कि एक व्यूअर की तरह। क्योंकि जब आप अपने सब्जेक्ट को समझोगे तभी उसको ड्रॉ कर पाओगे। और यहाँ पे मैं आपको, ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को समझना बताऊंगा, यहाँ पे मैं एक पर्टिकुलर टेक्निक को बताऊंगा जिससे आप किसी भी टाइप के सब्जेक्ट को, किसी भी सब्जेक्ट को कैसे भी ड्रॉ कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इस टेक्निक के बारे में समझते हैं। पहले तो आप एक पेपर, पेन, पेंसिल जो भी हो वो साथ में लेके स्केच कीजिए, ताकि आप प्रोसेस को गहराई से समझ सकें। अब यहाँ पे हम सबसे पहले जो एक सबसे इम्पोर्टेंट टर्म होती है जो है सिंप्लीफिकेशन, उसको कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं जो है कलर्ड पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि कलर्ड पेंसिल के कुछ बेसिक बेनिफिट्स रहते हैं कि एक तो वह समझ नहीं होता है और चलने में भी स्मूथ होता है, तो काफ़ी अच्छा लगता है उससे स्केच करने में। और यहाँ पे
मैं बहुत ज़्यादा लाइट लाइंस को बना रहा हूँ, इसलिए आपको बहुत हल्की लाइन ही दिखेगी। लेकिन यहाँ पे हम चूँकि इरेज़र का यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइट लाइन बना रहे हैं। और इसका एक और बेनिफिट रहता है कि आपका पेंसिल के ऊपर या पेन जो भी यूज़ कर रहा हो उसके ऊपर कंट्रोल आता है। इसलिए हम यहाँ पे स्केचिंग करते टाइम जो अपनी इरेज़र है उसको अवॉइड करते हैं, ताकि प्रेशर कंट्रोल को भी हम सीख सकें। अब यहाँ पे हमें पहले 7 से 8 लाइन मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 7 या 8 लाइन का यूज़ करके आपको अपने पूरे जो सब्जेक्ट है उसको ब्लॉक कर लेना है। इसको हम ब्लॉकिंग मेथड भी कहते हैं। ये कुछ उसी तरीके से है जैसे एक पत्थर की मूर्ति बनती है। पहले आपको बड़े टुकड़ों में तोड़ना है, फिर उसको छोटे छोटे टुकड़ों में स्ट्रेट लाइन में तोड़ना है। मतलब अब यहाँ पे हम जो है पहले हमने 4-6 स्टेप में, मतलब 4-5 लाइन में, 8 लाइन में उसको सिंप्लीफाई किया। अब उसके छोटे छोटे हिस्सों को देखेंगे कि पैर की चौड़ाई कितनी है, पैर लंबा कितना है, कहाँ पे मुड़ा हुआ है, कैसा मुड़ा हुआ है। और यहाँ पे आपको बस स्ट्रेट लाइन में इस चीज़ को करना है। और यहाँ पे आपको ये देखना है बस जो प्रपोर्शंस है क्या वो सही जा रहा है या नहीं। और प्रपोर्शंस में जो केवल 2 चीज़ इम्पोर्टेंट होती है। फर्स्ट तो आपकी लाइन की लेंथ, और दूसरा एक लाइन के कंपेरिजन में दूसरी लाइन कितने एंगल पर है। अगर केवल ये 2 चीज़ें आप समझ गए तो ऑटोमेटिकली आपकी ड्राइंग में आप बहुत बेहतर करने लग जाओगे। अब यहाँ पे जो मैं रेफरेंस यूज़ कर रहा हूँ वो मैंने खुद से ही क्लिक किया है। तो आप कहीं भी जाओ तो ऐसे रेफरेंसेस खुद से क्लिक करते जाओ करो, क्योंकि इससे क्या होता है कि आपको एक तो समझ बढ़ती है कि किस टाइप का सब्जेक्ट की फ़ोटो लेनी चाहिए, कैसा अगर आप पेंटिंग में यूज़ करो तो कंपोजिशन वाइज कैसी चीज़ें अच्छी लग सकती हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली समझ में आएगी। तो फ़ोटो भी लिया करो। और यहाँ पे अब हम जो है स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को कर रहे हैं, तो इन्हीं स्टेप्स को आपको फॉलो भी करना है सेम। जब आप स्मॉल लाइन में भी स्ट्रेट लाइन में भी अपने सब्जेक्ट को पूरी तरीके से तोड़ लो, अब बारी है आपको उसमें धीरे धीरे कर्व्स को ऐड करना है। और यहाँ पे आपको ऑब्जर्व करते हुए सारी चीज़ों को करना है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा डार्क पेंसिल चलाएंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी सारी चीज़ों को पहले ही सही कर लिया। और स्टार्टिंग में आप लाइट पेंसिल इसलिए भी चलाते हो क्योंकि अगर आपकी कुछ गलती भी हो रही है तो आप उसको अगर करेक्ट कर रहे हो तो वो जब फिर बाद में डार्क चलाओ तो वो विजुअल नहीं रहती। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग से ही डार्क चलाओगे तो आपकी गलतियाँ बहुत ज़्यादा दिखेंगी। यहाँ पे हमारा मेन गोल है कि हम सही सही चीज़ों को ड्रॉ करें, फोकस के साथ करें। तो यहाँ पे आप जितना ज़्यादा ऑब्जर्व करो, और इसके लिए हम कुछ बेसिक टेक्निक्स का यूज़ करते हैं कि हर लाइन को खींचने से पहले आपको 3 से 5 सेकंड का समय लेना है। मतलब ये सोचना है कि इसकी लेंथ क्या है, इसका एंगल क्या है, बस इतना ही करना होता है। बाकी 10 टेक्निक 10 तरीके के मेथड करने की ज़रूरत नहीं है। केवल ये सिंगल टेक्निक से ही आप ऑटोमेटिकली अपने ड्राइंग में बहुत अच्छा करने लग जाओगे। अब यहाँ पे मैं हर एक लाइन को खींचने से पहले ये देख रहा हूँ कि उसका एंगल क्या है, क्या उसकी लंबाई है, कितने कहाँ तक वो लाइन जा रही है, कितने उसमें कर्व है, कितना घुमा हुआ है। सारी चीज़ों को देखते हुए, ऑब्ज़र्व करते हुए और उसका जो प्रोसेस को फॉलो करते हुए उस चीज़ को मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे जो गाय का पैर है वो मुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से ऊपर उसके पैर के ऊपर जो गर्दन के पास है वो हड्डी कुछ दिख रही है, उसकी मांसपेशियाँ जो मसल्स है वो खिंच रहे हैं। तो वो आपको दिखाना है, तो आपको और पहले ऑब्ज़र्व करना होगा कि कोई भी लाइन अगर ऐसी टेढ़ी है, तिरछी है, तो वो क्यों है, क्या कारण है। और इसको करने के पीछे, मतलब हर लाइन के पीछे सोचने के पीछे का एक डीप रीज़न ये है
कि जब आप सोचने लगते हो कि हाँ ये लाइन क्यों तिरछी है, ये पैर ऐसा है तो ये लाइन टेढ़ी है, तो जब आप इस तरीके से सोचते हो कि हाँ इस वजह से ये चीज़ हो रही है, तो आप फिर जब इमेजिनेशन से भी चीज़ें ड्रॉ करना चाहो तो आप फिर कर सकते हो वहाँ पे, क्योंकि आपको समझ में आएगा कि हाँ गाय का पैर ऊपर से मोटा होता है, फिर उसमें थोड़ी राउंडनेस होती है, फिर थोड़ा चौड़ा होता है, फिर पतला होता है, फिर चौड़ा होता है। तो आप ये चीज़ ऑटोमेटिकली समझोगे और फिर आपको जब दिमाग में वो सारी चीज़ें रहेगी कि हाँ ऐसा होता है, तो आप उसको फिर खुद से भी इमेजिनेशन से ड्रॉ कर पाओगे। और इमेजिनेशन ड्राइंग अक्सर सभी लोग करना चाहते हैं, जितने भी आर्ट लवर्स हैं वो सभी चाहते हैं कि वो इमेजिनेशन से चीज़ें ड्रॉ कर पाए, लेकिन उनसे होता नहीं है, क्योंकि उसके लिए आपको पहले देख देख के कई सौ बार किसी भी चीज़ को प्रैक्टिस करना होगा। एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ, जैसे कि बचपन से हम लोग छोटा बड़ा या ABCD बहुत बार बना लिए, लेकिन जब हमें सिखाया जाता था तो ऐसे सिखाया जाता था कि एक डंडा खींचो, एक सीधा डंडा खींचो, एक तिरछा डंडा खींचो, फिर बीच में एक डंडा खींचो तो A बन गया। B के लिए भी ऐसा, C के लिए बोले चूल्हे का एग्जाम्पल देते थे या छोटा बड़ा बनाते थे, तो उसमें बोले एक चूल्हा बनाओ, दूसरा बनाओ, फिर डंडा, इस टाइप से बहुत फनी वे से हम लोगों को सिखाया जाता था। तो वो उस टाइम पे हमारे लिए वो चीज़ें नई थी, तो हमें इस तरीके से सिखाया गया कि एक एक चीज़, तो हमारे माइंड में ये नहीं रहा कि ये छोटा है या ये बड़ा है या ये A है या B है। हमारे माइंड में केवल वो स्टोरी रही कि ये गोल अंडा है, ये कुत्ते की पूंछ है, ये लाठी है, ऐसे जो भी हमें बताया गया वो स्टोरी रह गई माइंड में। तो उसी वजह से हम फिर उस चीज़ को खुद से ड्रॉ कर पाए, खुद से लिख पाए, और अब हमको उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती कि हमको फिर वैसे ही सारी चीज़ें समझानी पड़े। अब हमारे माइंड में वो चीज़ ऑलरेडी बैठ गई है, तो आप फिर इजीली उसको बना पाते हो, लिख पाते हो ABCD कुछ भी आप। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि जब आप बार बार चीज़ों को देखोगे, बार बार उनको ड्रॉ करोगे, ऑब्जर्व करोगे, प्रैक्टिस करोगे, फिर ड्रॉ करोगे, और फिर जब इतनी बार ड्रॉ करने के बाद फिर कुछ इमेजिनेशन से कई बार ड्रॉ करोगे, तो फिर उसके बाद ऑटोमेटिकली आपकी चीज़ें सही बनने लग जाएंगी। और यहाँ पे जितनी भी चीज़ें जो अभी आप देख रहे हो, ये मैंने इसमें कोई टाइम लैप्स नहीं लगाया है कि स्पीड बढ़ाई हो, सारी चीज़ें एकदम रियल टाइम है। एग्जैक्ट जितना टाइम मुझे लगा उतना ही टाइम इसमें वीडियो में दिखाया गया है, एग्जैक्ट सेम टाइम का वीडियो, ताकि आप ये समझ सको कि प्रोसेस में कितना, मतलब अगर जैसे कि आप अभी नए हो तो बहुत लोगों के माइंड में इस वीडियो को देख के ये भी लगेगा कि यार ये तो इतना फास्टली ड्रॉ कर रहे हैं, मुझे तो मतलब कितना फास्ट कैसे किया, हमसे तो इतना ज़्यादा फास्ट नहीं होता। तो इतना ज़्यादा फास्ट करने का रीज़न केवल इतना है कि मैंने कई सौ बार इस चीज़ को किया है, और डेली मैं स्केचिंग करता हूँ, स्टडीज़ करता हूँ, बहुत सारी चीज़ें करता हूँ। तो इससे क्या होता है कि आप जब ऑब्जर्व ज़्यादा करते हो तो उससे आपकी फिर स्पीड बढ़ती है, फिर आप क्विकली चीज़ों को देख पाते हो कि हाँ ये लाइन का एंगल इतना है, ये लाइन की लेंथ इतनी है, बस वो आप फिर क्विकली खींच देते हो। लेकिन जब आप स्टार्टिंग में होते हो तो मुझे भी उस टाइम पे बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, क्योंकि हर लाइन को आपको बहुत देर तक देखना पड़ता है, ऑब्जर्व करना पड़ता है, गलत होती है फिर आप सुधारते हो, तो वो चीज़ें चलती रहती हैं।
सर, आंखों को ड्रॉ करते वक्त बहुत सारे लोग गलती करते हैं, क्योंकि आंखें बचपन से ही हम देखते आ रहे हैं, तो हमें एक एग्जैक्ट शेप उसका कुछ कुछ पता रहता है कि कुछ कुछ बादाम की तरह रहती है, मतलब किनारों की साइड से बीच में गोल रहती, तो हमारे माइंड में वो चीज़ें रहती हैं। लेकिन अगर आप डीपली ऑब्जर्व करो तो हर एक आँख का शेप अलग है। अगर आप बूढ़े व्यक्ति की आँख देखो तो उसकी आँखें कुछ छोटी हो जाती हैं और उसके आसपास की स्किन सिकुड़ जाती है, लेकिन वहीं आप एक बच्चे की आंखें देखो तो वो थोड़ी बड़ी बड़ी रहती है, स्किन एकदम टाइट रहती है। तो हर एक सिचुएशन में हर एक पर्सन की आइस अलग रहती है, जानवर की आंखें अलग रहती हैं, हर एक जानवर की आंखें अलग रहती है। तो आपको उसके शेप को, उसकी डिज़ाइन को समझना होगा कि किस तरीके से वो आँख है, कैसी वो दिख रही है, क्या उसका आकार है, कितनी बड़ी है, छोटी है, और जैसे कि कहाँ पे है, मतलब जो उसकी नोज से उसकी कितनी दूरी है। यहाँ पे जैसे कि गाय के कान से हमने उस चीज़ को एग्जैक्ट मेज़र किया कि कितनी दूरी पे है, तो वो चीज़ आपको समझनी होगी, क्योंकि हर एक बॉडी, हर एक पर्सन के अकॉर्डिंग, हर एक जो एनिमल है उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें, हर एक चीज़ के अकॉर्डिंग जितनी भी उसकी लाइन से, एंगल से, प्रपोर्शन से, वो सारी चीज़ें अलग होती है। तो आपको ऑब्जर्वेशन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जितना बेहतर ऑब्जर्व करोगे उतना बेहतर इम्प्रूव करोगे। अगर आपको मैं टेक्निक 1000 बार भी बता दूं और आप प्रैक्टिस ना करो, ऑब्जर्व ना करो, तो आपकी स्किल इम्प्रूव नहीं होगी। आपको कई बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कंसिस्टेंसी के साथ, और प्रोसेस को फॉलो करना होगा सही तरीके से और ऑब्जर्व करते हुए फॉलो करना होगा। कहने को ये भले ही टेक्निक मान लो, लेकिन इसको आप एज आ रूल, एज आ प्रिंसिपल या कुछ भी मानो, यहाँ पे टेक्निक वर्ड अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि थोड़ा ऑकवर्ड फील होता है कि यार टेक्निक ही तो है। लेकिन अगर आप उसको एकदम रूल, बहुत प्रिंसिपल, मतलब नेचर का प्रिंसिपल ये इस तरीके से लोगे, तो आप उसको काफ़ी डीपली समझ पाओगे और उसको मानने पर भी फोकस करोगे, क्योंकि टेक्निक्स तो 1000 होती हैं और शायद आप भी कोई टेक्निक आगे जाके डेवलप भी कर दो खुद। तो इसलिए टेक्निक पर फोकस ना करो, जो रूल आपको बताया गया है, जो प्रोसेस आपको बताई गई है, एग्जैक्टली प्रोसेस ही है जिसके बेस पर कोई भी चीज़ इम्प्रूव होती है। और प्रोसेस को आपको दोहराना है, ना कि बस समझ के कॉपी बंद करके अपने चीज़ों को बस रख के बस देख लिया, इतना नहीं करना है। आपको खुद उठना पड़ेगा, पेन और पेपर, पेंसिल जो भी हाथ लगे उसको उठाओ और टेक्निक को इम्प्लीमेंट करो। और एक एवरग्रीन टेक्निक है, आप कोई भी सब्जेक्ट ड्रॉ करो, कहीं भी कैसा कुछ ड्रॉ करो, हर जगह काम आती है। और यहाँ पे मैंने एज आ स्केच इन चीज़ों को करके दिखाया है, लेकिन स्केच और एक फाइनल ड्राइंग में बस थोड़ा सा अंतर रहता है। फाइनल ड्राइंग तो नहीं कह सकते, स्टडी बोलते हैं हम उसको फिलहाल। जब फाइनल ड्राइंग का मतलब होता है जब आप किसी और को दिखाने जाते हो, जो हम एग्जीबिशन में लगाते हैं, तो वहाँ पे मोटिव रहता है हम किसी और को दिखा रहे हैं। लेकिन जब हम खुद को सीखने के लिए बार बार कई सारी प्रैक्टिस करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं स्टडी। और स्केचिंग भी शॉर्ट आवर स्टडी का एक पार्ट है, जिसको हम शॉर्ट टर्म में करते हैं, 10-5 मिनट 15 मिनट लगा के कई बार वैल्यूज़ पर काम करते हैं, तो ज़्यादा भी टाइम लगता है। लेकिन जो स्टडी होती है उसमें और भी ज़्यादा टाइम लगता है। वो आप पर डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ पर वर्क कर रहे हो। जब लॉन्ग आवर स्टडीज़ मैं करता हूँ खुद, तो केवल ड्राइंग के लेवल पर, स्ट्रक्चर के लेवल पर, जहाँ पे हम केवल लाइन्स बनाते हैं, उसमें ही मैं 4-4 5-5 घंटे उसमें रेक्टिफिकेशन करता हूँ। तो ये चीज़ कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये नॉर्मल सी बात है। और इस चीज़ से एक चीज़ और डेवलप होती है, आपका पेशेंस लेवल। मतलब ड्राइंग में पेशेंस लेवल की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि जितने भी मास्टरपीस आप देखते हो, ऑयल में हो, वाटर कलर्स में हो, उसमें आप अगर पेशेंस के साथ वर्क करोगे तो खुद भी बना लोगे। अगर लेकिन आपके पास पेशेंस नहीं है, तो आप भूल ही जाओ कि आपको आर्ट वर्क इतना सुंदर बन पाएगा। भले ही ये कड़वी सच्चाई है, लेकिन आपको सुननी पड़ेगी, क्योंकि कोई भी आर्ट वर्क पेशेंस से डेवलप होता है, स्किल से डेवलप होता है, ना कि जल्दबाजी से और चीज़ों को इधर उधर से देख के रेंडमली कुछ बनाने से। तो चीज़ों को सही तरीके से फॉलो करो, प्रोसेस को फॉलो करो, कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करो। तो और जो प्रोसेस है उसको जितना अच्छे से फॉलो करोगे उतना फास्टली इम्प्रूव करोगे, और इम्प्रूव ज़रूर करोगे, क्योंकि कंसिस्टेंसी इज़ द की टू सक्सेस। इसलिए प्रैक्टिस कंटिन्यूस करो और सही तरीके से करो।
अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कनेक्टेड रहिएगा।